हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेहनत आज सफलता कल, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज का पाठ पढ़ने जा रहे हैं 2 ल्हासा की ओर। ये ल्हासा क्या है? तिब्बत का जो राजधानी है तिब्बत की, जिसको ल्हासा भी कहते हैं कई लोग। ल्हासा इसका जो मूल शब्द होता है, पढ़ने में आता है, लिखने में आता है। और इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन को घुमक्कड़ लेखक कहा जाता है। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोगों में आते हैं। घुमक्कड़ अर्थात जिनकी घूमने की आदत होती है, जो दार्शनिक भी कहलाते हैं और जो अपनी जीवनी भी मतलब जो जीवनी भी लोगों की लिखा करते हैं। यदि कहीं जाते हैं तो किसी घटना का वर्णन आंखों देखा वर्णन करते हैं। ये रिपोर्ट के रूप में हो, ये इनके एक डायरी के रूप में ये लिखते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने वर्णन किया है अपने इस पाठ में ल्हासा की ओर। जब ये तिब्बत की ओर जा रहे थे, तिब्बत के कई क्षेत्रों को इन्होंने पार किया था और वहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ इनको आई थी, किस तरह के लोग इन्हें मिले थे, कैसा वहाँ का समाज था, जमीन का दायरा किस तरह था, लोग किस तरीके से जमीन एक दूसरे के उसकी देखरेख करते थे। ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो आइए चलते हैं और पाठ की तरफ। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिएगा मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहती हूँ यदि पाठ आपने पढ़ लिया है तो आपको प्रश्नोत्तर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रटना मना है, ऐसा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक शब्द को पहचानेंगे। जहां आपको लगता है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसे तुरंत अंडरलाइन कीजिए। मेरे साथ उसे आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए और फिर देखिए कि मुझसे पहले आप अपने प्रश्नों के उत्तर निकाल लेंगे। और यदि आपसे किसी पाठ पढ़ लिया है तो कहीं से भी प्रश्न को घुमा दिया जाए, आप नहीं घूमेंगे। बनाने वाला कितनी भी कोशिश करे, इसको घुमा दो, देखते हैं बच्चा कर पाता या नहीं। और यदि मेरा छात्र पढ़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा हुआ है, पाठ को पढ़ा हुआ है, तो वो तो पेपर सेटर जो हैं उनसे बिल्कुल भी उनके द्वारा घूमने वाला नहीं है। तो ये बात इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पढ़ना शुरू करते हैं हम इस पाठ को। तो देखिए, सबसे पहले यात्रा वृत्तांत है ये, जो लेखक ने यात्रा की है तिब्बत की। तो यात्रा का जो पूरी घटना का जो वर्णन किया जाता है वो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। तो क्या है यात्रा वृत्तांत? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये उस तरफ का क्षेत्र है पूरा, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता। यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी बात शुरू करते हैं। तो जिस रास्ते से ये जा रहे हैं वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से जाया करती थी। एक जो रास्ता वहां पर बना होगा, तो जब ये जो अभी रास्ता चल रहा है फरी कलिंगपोंग वाला, जब ये रास्ता नहीं खुला था तब इसी रास्ते से, जिस रास्ते से नेपाल से तिब्बत की ओर लेखक जा रहे हैं, वहीं से ही जो नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीजें भी, वहां की वस्तुएं भी यही इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये केवल व्यापार के लिए मुख्य नहीं था, केवल सामान का आदान प्रदान ही नहीं होता था, केवल आयात निर्यात के लिए नहीं था, बल्कि यदि सैनिकों को भी इस ओर से उस ओर जाना है, जरूरत पड़ती है, तो वो रास्ता भी सैनिकों के लिए भी लाभदायक था। वहां से वो निकलते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। जब ये फौजी रास्ता ही था, सैनिक रास्ता ही था, तो रुकने के स्थान के लिए फौजी चौकियां थी और वहां पर किले भी बनाए गए थे, जहां पर ये रुका करते थे हमारे सैनिक, जिनमें कभी चीनी पलटन यहाँ पर फौज का जो पर्यायवाची कह सकते हैं वो है, चीनी पलटन रहा करती थी। कभी कभी यहाँ पर चीनी पलटन भी रहती थी। आगे देखते हैं, एक चीनी किला, जब चीनी पलटन रहती तो वहां पर एक चीनी किला बना हुआ था। तो ये तो बात हो गई पहले की। जो जिस चीनी किले की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो चीनियों के रुकने का स्थान हुआ करता था, वहां पर लेखक भी अपने यात्रा के दौरान वहां पर रुके थे। और वहां पर किस काम के लिए रुके थे? चाय पीने के लिए वहां थोड़ी देर ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। देखिए, जब हम किसी नए क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि वहां पर जाने में कुछ परेशानियां तो होंगी। कहीं वहां पर जो क्षेत्रफल होगा, वो जो वातावरण होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ऊंचा नीचा होगा। वातावरण होगा वो भी हमारे वातावरण से तो भिन्न होगा ही। तो ये सब परेशानियां आती है लोगों के रहने में, खाने में, बातचीत करने के तरीके में, भाषाओं में, बोलियों में। ये सब परिवर्तन आता ही है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तो इसके लिए तैयार होना पड़ता है। अब चूंकि हमारे लेखक तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं ही, तो उनको ये परेशानियां झेलने की आदत है। वो लोगों के जब किसी नए स्थान पर जाते हैं तो कुछ परेशानियों को लेते हैं, लेकिन
ये लेखक और कवि की बहुत अच्छी लेखनी की बात होती है कि ये नकारात्मकता तो कम दिखाते हैं लेकिन वहाँ के सकारात्मक पहलू दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये हमें बताते हैं कि यदि कहीं नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होना संभव है, क्योंकि हर तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं, हर तरह की जगह दुनिया में मौजूद हैं। यदि हम कहीं जाते हैं, आप जिस स्थान पर आप रहते हैं, यदि वहाँ पर बाहर के लोग आते हैं देखने योग्य, यदि कोई जगह है आपके रहने वाले स्थान पर, तो लोग आएंगे तो उनको कुछ आपके वातावरण में अंतर मिलेगा, कुछ आपको उनकी बोलचाल में अंतर मिलेगा। दोनों में सामंजस्य बिठाकर चलना ही भारत में अनेकता में एकता का परिचायक है। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ तकलीफें होती हैं यात्रा के दौरान, तिब्बती यात्रा में, लेकिन कुछ आराम की बातें भी हैं। अब आराम की बातें क्या है, ये बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता। जाति पाति नहीं है, कौन निम्न जाति का है, कौन सा उच्च जाति का है, कौन मीडियम वर्ग का, ये कुछ भी वहाँ देखा नहीं जाता है। ये सबसे अच्छी बात वहाँ की है कि जाति पाति, जब जाति पाति की बात आती है ना, तभी छुआछूत की भी बात आती है। जब हम ये कहें कि ये व्यक्ति छोटी जाति का है, ये व्यक्ति बड़ी जाति का है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति में बहुत पहले ये बटा हुआ था, जातियां भी बटी हुई थी, रंगों के हिसाब से भी बटा हुआ था, वर्णों के हिसाब से बटा हुआ था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे जातियां बटी हुई थी। और इस जातियों के बंटवारे के बाद कई वर्षों तक शूद्र जातियों ने बहुत कुछ झेला था। तो ये तो भारतीय जो पारंपरिकता थी या फिर हम रूढ़िवादिता कहें, क्योंकि हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कहीं पर भी आप काम करने निकलते हैं, किसी के साथ आप मित्रता करने निकलते हैं, तो कोई ये नहीं पूछता कि आप किस जाति के हैं, क्योंकि मित्रता में, दोस्ती में और काम करने में की जगह पर कभी भी जाति पाति मायने रखती ही नहीं है और रखनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो वही बात है, यहाँ तो नॉर्मल लोग रहते थे तो उनमें कोई जाति पाति, जहाँ जाति पाति नहीं वहाँ छुआछूत नहीं, क्योंकि जहाँ जाति पाति की बात आती है वहाँ छुआछूत मतलब ये दूर रहो इनसे, इनसे लेकर पानी नहीं पीना है, इनके ये नदी का घाट बना हुआ है, इनका ये कुआं का घाट बना हुआ है, यहाँ लोग नहीं आएंगे। आप भीमराव अंबेडकर के को इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मैं आपसे ही बात करूंगी कि अभी फिलहाल में ही एक अच्छा सीरियल चला था और शायद चलता भी जा रहा होगा कि भीमराव अंबेडकर को लेकर जिन्होंने संविधान रचा था, उन्होंने ही कितनी यातनाओं को झेला था और शायद वो ये संविधान लिख पाए थे कि एकता का भाव होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो थी प्रथा, जो अब हट चुकी है, एक हद तक अब रही ही नहीं है, तो वहाँ तो थी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पर जाति पाति हो। सबसे जरूरी बात थी, सबसे सकारात्मकता यहाँ मिलती है। और ना औरतें पर्दा करती थी। ये क्यों लिखा राहुल जी ने यहाँ पर? इसलिए लिखा क्योंकि भारत में ये होता आ रहा था। ये उन्होंने देखा था कि जात पात छुआछूत, औरतों का पर्दा प्रथा, मतलब औरतों की जो पर्दा प्रथा थी, अब पर्दा घूंघट में रहना, पर्दा घर के मर्दों के साथ बैठकर कोई निर्णय ना लेना, पर्दा घर से बाहर निकलकर किसी भी प्रकार का कोई काम ना करना। आप बंद किसी, जैसे पहले तो डोलियां पालकियां चलती थी, आप बंद रही, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में आपने झांसी की रानी को देखा, दुर्गावती को देखा, आपने इतने सारे महान हस्तियों को देखा, महान महिलाओं को देखा जो क्या पर्दा में रहती थी, पर्दे में नहीं रह। तो प्राचीन काल की जो बात करें, राजा महाराजाओं के समय की बात जो थी, उस समय रानियों का कोई पर्दा प्रथा नहीं था, बल्कि वो लिखती थी, सूक्त लिखती थी, सूत्र लिखती थी, किताबें लिखती थी, युद्ध करती थी, युद्ध में अपने पति का, राजाओं का साथ देती थी। मध्यकाल तक आते आते हमारे भारत में ये प्रथा बढ़ चुकी थी और आप सोशल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसलिए ये बात आप बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे। हम इसको लंबा नहीं खींचते हैं, हम अपने पाठ की तरफ चलते, लेकिन बताना चाह रहे हैं। और ये बात हम हिंदुस्तानी तो समझ ही सकते कि पर्दा प्रथा नहीं है यदि वहाँ पर, तो कितनी अच्छी बात है, औरतें पर्दे में नहीं रहती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते। भिखमंगे मतलब जो भीख मांगते हैं, बस एक वहाँ पर थोड़ा सा डर लोगों को ये बना रहता है। जो निम्न स्तर के भिखमंगे होते हैं, जो बिल्कुल ही निम्न अवस्था में है, उनका ये डर रहता है कि पता नहीं इनके घर में बुलाने पर कब इनका स्वभाव बिगड़ जाए, इनकी नीयत बिगड़ जाए, ऐसा ना हो ये चोरी कर ले, डाका डाल लें। तो इस बात से थोड़ा ये लोग इनको घर के अंदर नहीं आने देते, इस तरह के लोगों को। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। सोच सकते हैं आप भिखमंगों को यदि हम छोड़ दें, तो यदि आप वहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो उनके घर के द्वार आपके लिए खुले होते हैं।
आप उनके घर के अंदर आराम से जा सकते हैं। यहाँ तक कि औरतें आपको जो भी आपको चाय पीनी है, जिस तरह की भी पीनी है, यहाँ और एक बात आती है कि यदि आपको कुछ खाना भी है तो आप उनको बोल सकते हो, वो आपको पका कर देंगे, भले वो आपको ना जानती हो। ये बहुत अच्छी वहाँ पर बात है। यूँ कहें तो मानवता वहाँ पर विराजमान है कि लोग वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर की औरतें उन्हें अंदर बुलाती हैं, जो आपको खाना पीना है आपको खिलाती हैं। एक वहाँ पर चाय क्या है, किस तरीके की बनती है कि चाय में मक्खन डाला जाता है, थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है। और यदि आप उस तरह के नहीं हैं, उस एरिया के आप नहीं हैं और आपको नहीं पसंद है कि आपकी चाय में मक्खन पड़ जाए या नमक पड़ जाए, तो आप अपने हाथ से भी उनके घर में जाकर, उनकी रसोई में जाकर उनके चूल्हे पर चाय बना सकते हैं। कितनी अनोखी और कितनी विचित्र बात है, और साथ ही कितनी अच्छी बात है। इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान, इतनी मानवता और इतना लोगों के प्रति दया का भाव, इतना अपनत्व का भाव। कितने सारी बातें कहें जहाँ शब्द कम पड़ जाएं, ऐसा तिब्बती समाज में वहाँ के लोगों में मौजूद है, जो हमें एक सीख देता है कि चाहे आप भले लोगों को अंदर ना आने दें, लेकिन यदि आपके दरवाजे पर कोई अनजान आ जाता है तो आप उसे पानी और चाय का तो अवश्य ही पूछें। और ये लोग तो खुद बनाने का मौका भी देते थे कि अपने हाथ से बनाकर पी सकते हैं, यदि आपको मेरी पसंद ना आए। तो यहाँ पर यही है कि चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब उससे आप कह सकते हैं कि चाय आप मुझे पिला दीजिए, मुझे चाय पीना है। वह आपके लिए उसे पका देंगी। आगे देखिए, जो मैंने बात कही वो फिर है, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूट कर, मतलब कुछ एक बर्तन जिसमें कूट कर, ऐसे हम अपने यहाँ खल्लड़ का प्रयोग करते हैं, उसे कूट कर चाय में हम अदरक कूटते हैं, इलायची कूटते हैं, तो उसको वैसे वो एक बर्तन जिसको यहाँ पर चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, टोटीदार बर्तन मतलब होता है, आप केटली कह सकते हो उसको, आप अपनी भाषा में केटली कह सकते हैं, यहाँ पर खोटी भी कहा गया उसे। उस केटली में उस चाय को देकर और रख के आपको वो दे देंगी साथ में। मतलब जितनी आप चाहें, केटली में जितनी चाय बनेगी, कितनी बनेगी, आपके 3 से 4 कप भी बन जाएगी। आप कितना पीना चाहते, इतना तो इंसान 4 तो एक साथ नहीं पी पाएगा, लेकिन इतनी उनमें आदर की भावना होती थी, इतना वो सम्मान जानते थे कि मैंने 1 कप नहीं, इनको केटली के 7 कप दूंगी कि जितनी आप चाहें उतनी आप पी सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते। यदि आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपकी चाय में कहीं मक्खन ना पड़ जाए, तो अभी आप क्या कर सकते हो, उनको कह सकते हैं कि मैं बना लूं क्या, मैं मक्खन पसंद नहीं करता चाय में। बिल्कुल आप स्वतंत्र, उनके घर में भी एक अपनापन आपको मिल रहा है और आप जाके चाय बना सकते हैं स्वयं। परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त मतलब अब जो त्यागा हुआ चीनी किला है वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। किले से जब हम चलने लगे, अब इन्होंने भी अपने तरफ से चीनी किला त्याग दिया, भैया हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है कि और यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, ये बैठक कहाँ, जो हमारा ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, उसको बैठक भी कहते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है कि यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर और आपको डर है कि यहाँ, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई मेरे यहाँ पर आप देखो, जहाँ आप घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ के कुछ कल्चर आप पहले से ही सुनकर, समझकर, पढ़कर, नेट पर देख कर जाते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर मक्खन डलता है। यदि आप नहीं चाहते कि मक्खन डले, तो आप क्या करते हैं कि आप, वैसे मैंने आपको पहले बताया भी है कि आप यदि नहीं चाहते कि मक्खन या नमक आपकी चाय में पड़े और आप कहते हैं कि हम चाय बनाना चाहते हैं स्वयं, मैं नहीं पीता हूँ मक्खन वाली चाय क्योंकि हमारे कल्चर में तो नहीं है, तो आप वहाँ जाकर अपनी चाय स्वयं बना सकते हैं। मत जो चौंगी की बात की गई उसमें आप मत कर, वही कूट कर या मत कर, जैसा जिस तरीके का वो बर्तन उपयोग में लाते थे। परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त मतलब जो चीनी किला अब वहाँ पर उपयोग में उस तरीके से, चीनी वाला तो नहीं था, चीनी लोग तो वहाँ अब नहीं, क्योंकि बहुत पहले का समय है। और अब इन्होंने अपने उस चीनी किले को इनके द्वारा भी त्याग दिया था। मतलब अब ये चीनी किले से क्या हो गए थे, त्याग कर, परित्यक्त, उसको त्याग कर कहाँ बढ़ गए थे लेखक, आगे की तरफ बढ़ गए थे। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। आप जैसे कहते हैं ना टैक्स या फिर टोल टैक्स लगता है आपको रास्ते में, है ना, तो ऐसे ही उसको राहदारी ही कहते हैं। मतलब राह पर चलने की जो आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, जो आपको टोल टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर एक राहदार आदमी वो राहदारी मांगने लगा। हमने वह दोनों चिटें, एक चिट होगी, उनके पास स्लिप होगी, जैसे हम एक टोल टैक्स पे जाते हो फिर हमें लौटना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वो चिट रखते हैं,
है ना, टोल टैक्स की हम बताते भाई हम इतने समय के लिए गए थे और हम लौटे हैं वापस इसी जगह से। तो ऐसी वो चिट स्लिप जिसे हम कहते हैं, तो हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब ये वो वाला वाक्य समाप्त हो गया कि चिटन दी उनको जाने दिया गया, और जो यहाँ पर वो थोंगला के पहले वाले पहले के आखिरी गांव में वो पहुंच गया। अब उसी तिब्बतीय क्षेत्र के ये अगली जगह पर पहुंच रहे हैं राहुल जी। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब यहाँ पर क्या है कि उनके एक मित्र रहते थे, तो यहाँ पर सुमति के जान पहचान के मतलब यहाँ पर उनके मित्र थे, और ये भी भिक्षुई थे। सुमति, अच्छी बुद्धि करके इनको एक सुमति नाम दिया गया था। तो जब ये चल रहे थे तो सुमति के जो मतलब लेखक के जो मित्र थे सुमति, उनकी जान पहचान वहाँ बहुत थी। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनके पहचान के लोग उनको मिल जाते थे। तो यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी, मतलब ये कैसे बने वेश धारण करके गए थे इस बार राहुल जी, भिखमंगों का, भिखारियों का वेश धारण करके गए थे। क्यों गए थे ये बात आगे आएगी। भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले भी हम गए थे, आगे आएगा। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र मतलब एक अच्छे सज्जन व्यक्ति के यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। देखिए ये क्या कह रहे हैं। अभी जो ये गए हैं भिखमंगे के बेस में गए हैं, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि हम पहले आए थे 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे थे, क्योंकि ये पूरी क्या बता रहे हैं अपनी यात्रा वृत्तांत चलते चलते नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। ये तो जब घूम कर आ गए तो ये कह रहे हैं कि हम जब बाद में जब आए थे और अच्छे सज्जन व्यक्ति के रूप में आए थे, तब तो इन लोगों ने हमें ठहराया ही नहीं था, रोकने के लिए नहीं बोला था। आपको एक बात बताएं कि उस समय क्या था कि सीधा सामान्य व्यक्ति इस तरीके से नहीं जा सकते थे। आप मत पहुँचे कि आप तिब्बत पहुँच जाइए, तो उस समय तिब्बत जाने में जो आपको थोड़ा तो परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीधे वहाँ पर भारतीय लोग एकदम से नहीं जा पाते थे कि आप सीधा पहुँच जाए, कुछ वर्जित थे। और कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी थी, कुछ लोगों की धारणा ऐसी थी कि आने दें या नहीं आने दें, ऐसा ना हो कि कुछ लूटपाट ना हो जाए। तो थोड़ी सी मनोवृत्ति के कारण भी लोग इस तरीके का बिहेव करते, लेकिन जो समाज था वो बता चुके कि अच्छा ही था, बुरा नहीं था, लोग अच्छे थे वहाँ पर। तो लेकिन अभी जो गए थे वो भिखमंगों के बेस में। तब तो उन्हें बड़ी आराम से जगह मिल गई थी और उनको अपने मित्र भी वहाँ मिल गए थे, सुमति। तो वो जहाँ गए थे वहाँ पर भी उनके क्या थे, पहचान के लोग थे और उन्होंने बताया कि पहले तो हम अच्छे सज्जन व्यक्ति में आए थे, लेकिन हमें ठहरने की जगह नहीं मिली, बल्कि एक गरीब का झोपड़ा दिया था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की, देखिए मैंने भी कहा ना, मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। हमें सबसे विकट, अब वो ये तो उन्होंने बता दिया कि देखिए उस समय हमें सज्जन पुरुष बनकर गए थे, फिर भी गरीब झोपड़ा मिला। ये लोगों की मनोवृत्ति पर है। पता नहीं कई बार क्या होता है, अच्छे कपड़े सूट बूट का आया व्यक्ति भी किस नियत से आया हो, और कई बार भिखारी भी अच्छी नियत से आ जाता है और सूट बूट में तना बढ़िया व्यक्ति भी बुरी नियत का होता है। तो लोगों को थोड़ा तो दिमाग से काम लेना पड़ता है, लोग डर भी जाते हैं। तो वैसी मनोवृत्ति रही होगी, इसलिए शायद लेखक को उस समय रहने नहीं मिला अच्छे से, लेकिन अभी अच्छी जगह मिल गई थी। हमें सबसे विकट मतलब था बड़ा भारी संकट जो था वो डांडरा के थोगला पार करना था, डांडरा थोगला को पार करना था। क्यों वहां पर ये पार करना था? डांडरे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। ये जो जगह का नाम यहाँ दिया है ये बहुत ही खतरे की जगह है। खतरे की जगह क्यों है? देखिए जब भी हम किसी एरिया में जाते तो कुछ लोग कह देते भैया इस तरफ से जाना, यहाँ से थोड़ा खतरा है। किस बात का खतरा है भाई? यहाँ पर चोर डाकू घूमते रहते हैं, या फिर यहाँ पर जंगली एरिया तो जंगली जानवरों का डर रहता है ना। तो ये इस तरीके का। अब यहाँ क्या डर है देखिएगा, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गाँव गिराव नहीं होते थे। आप तिब्बतीय क्षेत्र देख रहे हैं, इसको तिब्बत का पठार आपने बचपन से ही सुना रखा है, तो पठारी भाग है, ऊंचा नीचा भाग होता ही है। और वहाँ पर आसपास ऐसे कोई गांव गिराव मतलब किसी प्रकार के गांव छोटे कस्बे कोई देखने ही नहीं मिलते थे, इतना लंबा रास्ता सुनसान का होता था। तो उनका जो ये डांडरा थोंगला पार करना था ये बड़े ही खतरे की जगह थी। दोनों तरफ कोई गाँव नहीं मिलते थे, नदियों के मोड़ जिस तरीके से नदियाँ टर्न लेती थी, और साथ ही पहाड़ों के कोने के कारण, पहाड़ के जो कोने होते आप देखते होंगे जब आप शिमला की तरफ या फिर यहाँ यही इसी साइड यदि आप तिब्बत सिक्किम की तरफ, तो वहाँ पर जो एक मुड़ाव होता है, एक टर्न होता है रोडों का ऊपर पहाड़ से, तो जो पहाड़ का कोना होता है वहाँ पर टर्न बड़ा ही मुश्किल होता है, एकदम सकरा सा हो जाता है। तो वही वो कह रहे हैं, जो पहाड़ के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को, पहाड़ का टर्न है, सकरा कोना है, दूर तक आप कैसे देखोगे? इस तरफ देखोगे तो खाई भी है ना,
तो क्या करते हैं कि दूर तक हमें लोग दिखते ही नहीं थे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी, डाकू वहां आराम से छुप सकते थे। अब आप इस तरफ टर्न पर आप कैसे देख पाओगे कौन खड़ा है? अब हमारे यहाँ के सामान्य रास्ते हैं नहीं कि हम लंबा दूर तक जाके टर्न लो और हमें दिख जाए, तो सकरा है क्योंकि बाजू में खाई भी जुड़ी हुई है, नदियां भी इस तरीके की हैं, तो उन्हें डर था इस बात का। ये क्या है, वहां की ये मुश्किलें थी कि नदियां, पहाड़ों के कोने के कारण लंबे जगह तक कोई सुनसान जगह, कोई लोग नहीं दिख रहे। ये राहुल जी के लिए ये थोड़ी सी वो कह रहे हैं यहाँ पर कठिनता तो थी आने में तिब्बत। आगे देखिए क्या इनको और अच्छी और परेशानी वाली बात है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। डकैत कौन होता है? डाका डालने वाला, चोरी करने वाला। तो डकैत क्या करते हैं? आदमी को मार डालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि आपके चाकू और छुरा गर्दन पर रख दिया जाए और फिर कहीं निकालो माल, पहले वो मार ही डालते थे। मार दिया उसके बाद तो फिर देखते थे कुछ सामान में कुछ है हमारे लायक या नहीं है। हथियार का कानून, जो हथियार रखने का वहां पर कानून ना रहने, मतलब कोई कानून से हमारे यहाँ कानून है कि आप ऐसी कोई गन नहीं रख सकते, ऐसे कोई हथियार नहीं रख सकते जब तक उसका लाइसेंस ना बना हो। वो कानून आप एक कानून हाथ में लेते, कानूनी अपराध हो जाता है वो, और कई बार उसमें लोगों को सजा भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइसेंस होना चाहिए आपके, जो आपने हथियार रखा है। तो वहां पर ऐसा कोई कानून नहीं था उस समय, कोई कानून नहीं था, लोग हथियार रख सकते थे। इससे और डर रहता था किसी को भी मार डालें, हथियार तो रखे ही हैं, कोई कानून है नहीं, कोई इन्हें पुलिस पकड़ेगी नहीं, किसी तरीके से ये बंद होंगे नहीं। तो हथियार रखने का जो ना कानून ना रहने के कारण यहाँ जैसे कोई, हमारे यहाँ क्या होता है, डंडा पकड़ के जैसे लोग कहीं भी चल देते, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी डंडा लेके चल रहा, कोई परेशानी नहीं, बुजुर्ग भी चल रहा है, एक जवान व्यक्ति भी चल रहा है। और यदि हम कहीं ऐसे चढ़ाई वाले क्षेत्र पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हमारे हाथ में डंडे होते, कोई उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो ठीक जैसे हमारे यहाँ डंडा लेकर चलते हैं बेधड़क, कोई नहीं पकड़ेगा हमें, वैसे तो यहाँ लोग हथियार लेकर चलते थे। तो क्या कह रहे हैं राहुल जी कि भाई ऐसे पकड़ते थे हथियार जैसे कोई लाठी की तरह, लोग पिस्तौल लेकर घूमते थे, बंदूक लेकर फिरते थे इधर उधर। डाकू यदि जान से ना मारें, जो डाकू होते थे यदि वो जान से ना मारें तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यदि डाकू भी ना मार दें तब भी उसे किसी ना किसी बात का तो व्यक्ति को डर लगा ही रहेगा, भाई अभी नहीं मारा थोड़ी देर वो सामान लेगा और मार डालेगा हमको, क्योंकि इनके लिए तो कोई कानून है नहीं, कोई तो इनसे कुछ बोलेगा नहीं। तो ये वहां के कुछ कानून थे जो कोई कानूनी नहीं थे देखा जाए तो। अगला पड़ाव क्या आता है, किधर जा रहे हैं भाई? देखिए बड़े सुंदर से यहाँ पर उस वहां के घोड़े दिख रहे हैं जिन पर हमारे लेखक अपने मित्र के साथ यात्रा भी करेंगे। तो यहाँ देखिए अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, 16-17 मील से कम नहीं था, इतना तो लगभग उन्होंने बताया है, इतना होगा। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगोर तक जाने के लिए 2 घोड़े कर लो भाई, बहुत थक गए। क्या बोलते हैं, अब हमें 2 घोड़ों की जरूरत है, क्योंकि एक तो वो बड़ा जो डरावना रास्ता था जो अभी पहले तय किया, उसके बाद वो अब लंगोर की तरफ जा रहे, वो कह रहे भाई अब तो सुमति से कह रहे, सुमति चूंकि वहीं के व्यक्ति थे, वो लोगों की पहचान में थे, लोग उन्हें बहुत जानते थे, तो उन्हें ये पता था, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है घूमने तो कहते भाई हमें यहाँ की यात्रा करनी है, आसपास की जो जगह है वो हमें घूमनी है, एक गाड़ी कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ जहाँ जिस स्थान के आप रहने वाले हो वहाँ आपको नॉलेज है कहाँ गाड़ियाँ टूरिस्ट वाली मिलेंगी, कहाँ कौन सी मिलेंगी। तो ऐसे उन्होंने सुमति से कहा भाई घोड़े कर लेंगे, सामान भी रख लेंगे और चढ़े लेंगे, मतलब चढ़ चलेंगे उन पर। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर अब जिस दिन देखो जब हम कहीं से आते हैं हम रात में बैठते फिर हम दूसरे दिन की प्लानिंग करते हैं। राहुल जी ने भी प्लानिंग की, हम भी प्लानिंग करते ना भाई कल वहाँ जाना है, गाड़ियाँ लगेंगी, हम 15 से 20 लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, कितना बजट होगा या कितना, सब ये सारी हमारी तैयारियाँ होती हैं। हम कब करते हैं, पहले से हम करके आते हैं। कई बार ऐसा होता है वहाँ जाने के बाद पता चलता है यार ये जो प्लानिंग थी ना वो फेल हो गई हमारी, ऐसा होता है कई बार। तो जब हम जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ हमने होटल किया, हम रूम में गए, फिर हम सब लोग सोने से पहले बैठते हैं, भैया प्लानिंग चलती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये तो बात कर रही हूँ मैं फैमिली की, जब हम साथ मिलकर जाते हैं तो बड़े बड़े लोग बैठते। यहाँ पर कोई बच्चा तो था नहीं, सब बड़े ही थे, तो इनकी भी प्लानिंग हुई होगी भाई हम कल घोड़े करना और घोड़े पर ही चलेंगे, उसी में सामान ला देंगे अपना और हम खुद भी उस पर बैठ जाएंगे। दूसरे दिन ये घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। क्या होगा वहां पर, ऊपरी रास्ता होगा, चढ़ाई थी। ठाणे से पहले एक जगह चाय पी, जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना था वहां से पहले उन्होंने चाय पी ली। दोपहर के वक्त ठाणे के ऊपर जा पहुंचे, दोपहर को ये स्थान पर पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं हम समुद्र तल से 17-18
1000 फीट ऊंचे खड़े थे। सोचो समुद्र तल नीचे कितनी ऊंचाई पर, मतलब कितना ऊंचा क्षेत्र रहा होगा। यदि आप घूमे हैं तो आपको तो पता ही होगा, जो नहीं घूमे हैं वो कल्पना कर सकते हैं कि क्या जगह रही होगी जहां हमको जाना चाहिए। इतना समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे ये लोग। आगे देखती हैं और सुंदरता क्या है। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर, अब दक्षिण की ओर आ गई है तो हमने तिब्बत का पठार, दक्षिण का पठार, मध्य भारत का पठार, ऐसे करके ना एक लाइन में पढ़ते थे जब हम पठारों को बचपन में पढ़ा करते थे। तो हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब उन्होंने क्या, जब वो पूरब से पश्चिम की ओर आए तो हिमालय के श्वेत शिखर का मतलब होता है वहां पर क्या थे, बर्फ की चादर जिसको हम नाम देते हैं, पूरी बर्फ ढकी हुई थी, सफेद एकदम पहाड़ थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ठीक है, जब ये एक ओर देखते हैं तो ऊंचाई की तरफ, जब ये देखते हैं भीटे ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो देखने वाले जो पहाड़ थे एकदम नंगे थे। पहाड़ों का नंगा होना मतलब वहां पर बर्फ नहीं थी, खाली थे वो पहाड़। ना वहां बर्फ की सफेद चादर थी और ना ही वहां पर किसी भी प्रकार की हरियाली थी, कोई पेड़ नहीं था वहां पर। उस उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। जब वो उत्तर की तरफ जाते थे तो वहां बर्फ ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ थी। सर्वोच्च स्थान पर ठंड के देवता का स्थान था, जो सबसे ऊंचा स्थान था, जो जिस स्थान पर ये ठंड पड़ गए हैं वहां पर ऊपरी तरफ एक देवता का स्थान था, मंदिर था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। कैसा था देखिए, सब हर मंदिर का, हर एक परंपरा का, हर एक धर्म का अपना मंदिरों को सजाने का रिवाज होता है। कोई किसी तरीके से मंदिर सजाते हैं, कोई किसी तरीके से मंदिर सजाते हैं। अपने देव स्थान को सजाने का सबका एक बड़ा मन होता है, बड़ा उन्हें अच्छा लगता है कि जहां हम अपने ईश्वर को विराजमान कर रहे हैं वो स्थान साफ स्वच्छ, कुछ इस तरीके के सामानों से सुसज्जित हो जो आपके धर्म पर आपको जचता हो कि हमको इस तरीके से इसको सजाना है। इसके लिए सारे लोग स्वतंत्र होते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। तो यहाँ पर जो मंदिर था वो कैसा था, पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, जानवर की सींग जो थे वहाँ की सजावट के रूप में वो प्रयोग होते थे, और रंग बिरंगे कपड़ों से वहाँ झाड़ियों के जैसे वो बने हुए थे। अब हमें बराबर उतराई, देखिए पहले ये चढ़ गए, इनको मंदिर मिला। अब देखिए जब हम पहुंच गए ऊंचे शिखर पर, स्वाभाविक है ना हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो अब इनका जो जगह थी वो उतराई वाली थी, मतलब उतरने वाली थी। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल, देखिए हम उतरते हैं ना तो उतना उतरने में टाइम नहीं लगता। हालांकि जब हम देखिए गहराई एकदम टॉप से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो अगर हम देखें ना तो थोड़ा सा झटका हमारे घुटनों पर जाता है, और जिसको वो संभालना आ जाता है ना वो आराम से उतर जाता है। लेकिन चढ़ाई से उतरना तो आसान होता है, ये तो है। तो ये भी कह रहे हैं कि उतना उतराई बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मतलब थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई तो बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, हम उतर गए थे। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। अब इन्होंने बताया कि जब लंगोर पहुंचे तो एक अच्छी जगह इनको मिली थी, राहुल जी को। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। देखिए बहुत स्थानों पर आप देखते जाइएगा कहाँ कहाँ ये पहुंचे थे, यजमान, बहुत अच्छे यजमान थे, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छे उनको लोग मिले थे जो वहीं के लोग थे। हम मेहमान हो जाते हैं और जो हमारे जो मालिक होता है वो यजमान कहते हैं। तो ये वहाँ अच्छे यजमान मिल गए थे, अच्छे लोग मिले थे। पहले तो चाय सत्तू खाया गया। सत्तू वहाँ का एक व्यंजन कह सकते हैं, एक खाने का जो सामग्री है वो सत्तू वहाँ पर उपलब्ध होता है, क्योंकि देखिए चने का बना होता है। लोगों को ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है और वहाँ के लोग मेहनती भी होते हैं। हमारे यहाँ तो हमें समतल मिलते हैं तो हम शायद उतनी मेहनत ना कर पाएँ, लेकिन वहाँ के लोगों को ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ये तो उनका रोज का काम ही है। तो ये जो सत्तू खाते हैं, चना, देखिए चना वैसे भी कहते हैं कि ताकतवर होता है, तो सत्तू जो चने से बनता है, तो सत्तू का जो भोजन होता है तो ये उनके लिए ताकत देता है, ये उनका नाश्ता भी होता है। और बड़े ज़्यादा सत्तू खाते, इतना तो आप और हम नहीं खा सकते हैं। तो ये चाय और सत्तू पहले इन्होंने खाया लंगोर में। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा मिलता था इनको, जहाँ पर ये नॉनवेज भोजन के साथ इनको चावल वगैरह दिया जाता था और जिसमें नॉनवेज शामिल होता था, तो वहाँ पर ये उसको थुक्पा बोला गया था। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे। टिंगरी एक जगह जहाँ पर क्या था, कोई ऊंची नीची जगह नहीं थी, एक विशाल समतल मैदान था। तो टिंगरी जगह याद रखते जाइएगा। टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। चारों तरफ पहाड़, बीच में मैदान।
तो ऐसा लगता है जैसे टापू हो। टापू हम क्या कहते हैं, जो पानी से घिरा होता है और बीच में एक समतल सी जगह होती है, या ऊंची जगह भी होती है, समतल ऊंची भी होती है, दोनों प्रकार की जगह समतल है, फिर उसमें एक उठाव है, तो हम उसे टापू कहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या कहा, टापू के जैसा हमें लगता था कि चारों तरफ तो पहाड़ है, बीच में एक मैदान है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। एक छोटी सी पहाड़ी दिखते थे, जिन्होंने शायद ना टापू का उसी को देखकर नाम दिया होगा। तो मैदान में एक छोटी टापू, उस पहाड़ी का नाम था, पहाड़ नहीं बोला, एक छोटी सी, तो पहाड़ी का नाम, पहाड़ी बोला गया उसे, और पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। देखिए, लंगोर में यजमान थे, टाड़ा में यजमान थे। अब वो यहाँ लंगोर में मिले तो वो सोच रहे थे यार बहुत हो गया, मिल लें क्या अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, क्योंकि वो तो कोई भूलना, कहीं भी हम चले जाओ मित्र वहाँ हो तो एक बार को तो मन करता है बुला लूँ, एक बार मिल लूँ, बातें कर लूँ, हालचाल पूछ लूँ। सुमति को भी यही लगा कि मिल लूँ क्या, यहाँ पर लोगों से पहले तो नहीं मिले, वहाँ भी थे, यहाँ मिल लूँ क्या। तो देखिए जरा क्या होता है, क्या वो मिलते हैं। मैंने सोचा तो हफ्तावार उधर ही लगा देंगे। अब यहाँ पर राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि सुमति को भेज देते हैं, पर ऐसा ना हो ये हफ्तावार वहीं लगा दे, इतना समय नहीं है भाई हमारे पास, क्योंकि ये तो मित्रों से मिलने जा रहे हैं, अपने यजमानों से, अपने पहचान वालों से, समय लग सकता है। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, तो उधर लगा देंगे। तो उधर लगा देंगे मतलब, अब ये उधर लगा देंगे मतलब, ये तो यहाँ के इनकी तरफ से क्या हो गया होगा, मना ही हो गया होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा सुमति जी से कि जिस गांव में ठहरना हो, दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, मतलब जिस गांव में हमें जाना है, रुकना है, ठहरना है, वहीं पर हमें क्या, उस गांव में हम ठहरे। और भरिया मतलब होता है भाड़ ढोने वाला, जिसको आप कुली कहते हैं। ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला, कोई कुली नहीं मिला वहां पर भाड़ ढोने के लिए। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हमारी प्लान, मैंने कहा ना प्लानिंग चेंज हो जाती है। कई बार हम थक जाते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, अरे यार आज तो दिन भर खराब हो गया, पहुंचना इतने बजे था, पहुंच इतने बजे रहे, क्योंकि जो व्यक्ति घूमने निकलता है वो अपना टाइम टेबल लेकर निकलता है, इतने दिनों में ये यात्रा समाप्त करके हमें वापस भी आना है। तो अब लेखक कह रहा है सवेरे चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। देखिए धूप तेज, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा कोशिश ये रहती है, अच्छा वो चढ़ाई वाला रास्ता है, अच्छा वहाँ पैदल चलना पड़ेगा, अच्छा वहाँ पर कार नहीं जा पाएगी, तो एक काम करते हैं हम सुबह सुबह निकल लेते हैं, वहाँ का घूम घाम के जब तक धूप चढ़ेगी हम वापस आ जाएंगे। ऐसा लेखक का भी विचार रहा होगा। अब लेकिन 10-11 बज गए, धूप चढ़ चुकी थी। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़क, देखिए पहाड़ों पर हम ऊपर जाते, पत्थरी एरिया, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, धूप तेज लगेगी। ऊपर की तरफ हमें हवा तो लगती है लेकिन धूप का भी तेजीपन मिलता है, क्योंकि पत्थर भी गर्म होते हैं, तो धूप भी कड़क थी। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से, मतलब देखिए पहाड़ी की तरफ ऊपर आप ढक लेते हो तो हवा लगती रहती है आपको, वो कह रहा है यद्यपि, हालांकि थोड़ा सा यदि मोटा कपड़ा भी हम लेना अपने सिर पर ढकें तो हम आराम से धूप से क्या सकते हैं, गर्मी हमारी खत्म हो जाएगी, हम धूप से बच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वहाँ पर जो वातावरण था, किस तरह की गर्मी थी, बहुत तेज होने के बाद भी हम उससे बच सकते थे। ये सब कुछ आप देखते जाइए, क्रम बाय क्रम लेखक सब कुछ आपको बताते जा रहा है। इसलिए मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप सबसे पहले पाठ को पढ़े मेरे साथ। सुमति के, आप सुनिए, सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। आप एक बात अब मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हमने सुमति के परिचित अभी 3 जगह देख लिए, क्या आपके दिमाग में बात आ रही है? यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगी कि आपके दिमाग में बार बार सुमति के जो ये यजमान मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, पहचान वाले परिचय मिल रहे हैं, कैसा व्यवहार रहा होगा सुमति का, जो हर जगह उनके मित्र हैं? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहीं पर इसी पैराग्राफ के अंतर्गत, या फिर हम यूं कहें इतना पाठ पढ़ने पर, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये बात आई है कि आखिर बार बार दोस्तों का मिलना क्या उनके नेचर को, उनके व्यवहार को बता रहा है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आपका इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या रहा होगा आपके विचार से, इतने पहचान वाले क्यों मिले उनको। तो तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, एक और उनको यजमान जो परिचय मिले उनसे वो मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर
आदमी से मिलने का। उन्होंने कहा कि आदमी मिला है यार, वो पहचान का है। वो क्या कहने लगे, अब वो सोचने लगे कैसे कहा जाए राहुल से कि मुझे मिलना है। तो वो क्या करने लगे, शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। एक बहाना ढूंढा कि शेखर विहार की तरफ चलते हैं, तो वहां से जाकर हम मिल लेंगे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। देखिए यहाँ पर एक और नई बात आती है। उन्होंने क्या बता दिया हमें, वहाँ का माहौल दिखा दिया, वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ की ज़मीन कैसी थी, ऊंची नीची थी, वहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ी जो मोड़ हैं, वहाँ पर कैसा समाज है, वहाँ के कानून क्या है या नहीं है, सारी बातें हमने पढ़ी। अब यहाँ पर एक और बात आ रही है, जमीन। जैसे हमारे यहाँ जमीन यदि किसी ने ली है तो वो जमीन का वो मालिक है। जमीन हम सरकार मतलब किसी ने खरीदी थी कभी, तो उसको हम पूरा रजिस्ट्री के साथ, पूरे जितने भी प्रोसेस होती है उसके साथ लेते हैं। अब यहाँ पर जमीन का क्या दायरा है, क्या वहाँ पर नियम है, ये देखिएगा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी। मतलब जो छोटे जमींदार होंगे, जो थोड़े उच्च लेवल के जमींदार होंगे, उनमें वो जमीन बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में था, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध का बोलबाला कहना चाहिए तो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, मठ थे बुद्ध के। तो ज़्यादातर जमीन जो जागीर थी वो मठों के हिस्से में थी। लोग मतलब हमें कह सकते हैं कि रहते होंगे वहाँ के धार्मिक व्यक्ति, कि उन्होंने अपनी ज़मीन अधिकतर इन लोगों को दान में दे रखी थी। इनके दान, अब ये नहीं कह सकते हम कि दान ही होगा, लेकिन हाँ इस पाठ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की बहुत सारा हिस्सा मठों की तरफ था। और देखिए अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। जो जमीन जागीरदारों के हिस्से में जो जमीन थी, कुछ तो बहुत कुछ मठों में थी, लेकिन जो जागीरदारों के हिस्से में थी वो जमीन पर क्या करते थे, खेती करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। आसानी से मजदूर मिल जाते थे कि वो आपके ज़मीन में खेती करेंगे, उनको भी कुछ मिलेगा, उनका भी लाभ होगा। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। इंतजाम खेती में, जैसे हमने किसी को खेती दे दी कि वो देख रेख करेगा पूरी, तो ऐसे ही वहाँ पर खेती देखने के लिए भिक्षु जाते थे। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। जो जागीर का आदमी होता था, जिनका ये ज़मीन थी, उनके लिए भैया वो देख रेख करने वाला भिक्षु राजा के समान था। वो कह दें भाई आपके खेत में ये कमी है, इसको पूरा किया जाए, यहाँ पर पानी कम डला हुआ है, ये वाली खेती अभी अच्छे, तो जो भी वो जैसे भी ऑर्डर निकालते हैं वो तो वो राजा से कम नहीं होते थे भिक्षु। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र मैंने आपसे बताया था पहले भी, सज्जन, एकदम सज्जन कोटि के व्यक्ति थे, भिक्षु थे। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। एक और मंदिर की चर्चा हुई है। अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध के वचन जो किताबों में लिखे हुए थे वो अनुवादिक थे, आप पढ़ सकते थे उसे आसानी से। कि हस्तलिखित मतलब होता है हाथ की लिखी 103 पोथियां रखी हुई थी। हाथ की लिखी पोथियां बनाई गई थी, बड़ी मोटी सी किताब बनाई गई थी। और कितनी मोटी थी वजन बताया जाएगा भाई यहाँ पर। मेरा आसन भी वहीं। अब राहुल देखिए, जो लेखक होता है ना उसको पढ़ना भी पसंद होता है, वो लोगों की शैली पढ़ता है, किस तरीके की बात यहाँ पर बोली गई है, क्या शैली है। यदि बुद्ध ने बोला है तो यहाँ के बारे में ही बोला होगा, क्या उनकी नैतिक मूल्य थे, क्या उनके सिद्धांत थे, क्या लोगों को वो सिखाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर बड़ा मेरा आसन मतलब कह रहा भैया मैं तो अब रुका वहीं पर। राहुल जी बता रहे अपन को कि मैं वहीं पर रुका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ पढ़ने मिला। वह बड़े मोटे कागज पर, जो वहाँ की पोथियाँ थी वो मोटे कागज पर लिखी हुई थी, और एक एक पोथी 15-15 शेर की होती थी। इतनी वजनदार होती थी, इतनी वजनदार पोथी की 15-15 शेर की वो पोथियां। मतलब शेर एक वजन में लिया जाता है, परिमाण का एक तौलने का एक इकाई जिसे हम कह सकते हैं वो है ये। तो 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी, इतना उन्होंने आंका है, इतना उनका हिसाब है लगभग जिसे हम कह सकते हैं। तो इतनी मोटी पोथियां, क्योंकि उनका कागज कैसा था, मोटा था, पतला कागज नहीं था। तो एक तो कागज का कुछ वजन उस पर वो लिखी, और इतना सारा बुद्ध के वचन वहां पर लिखे गए। तो 103 पोथियां, जो कि कुछ चीजों को देखिए आप याद रखते जाइएगा। 103 पोथियां वहां पर थी, हस्तलिखित थी, एक मंदिर में थी जहां पर राहुल जी को पढ़ना था या उनको देखने में उनका मन लग गया था। तो आगे देखिए कि क्या होता जब ये देखते हैं उनको। अब सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब सुमति ने फिर कोशिश की कि चलो भाई राहुल से एक बार और पूछते हैं कि मैं मिल लूँ क्या अपने परिचित लोगों से। बड़ा मन कर रहा था भाई, बहुत लंबे समय से छोड़ते आ रहे थे वो। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर होना एक वाक्य है जिसके भावार्थ निकलेंगे कि मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब मैं पुस्तक में अंदर थोड़ी गया, लेकिन पुस्तक पढ़ के जब हम उसकी कहानी में रम जाते हैं,
हम उसके अंदर चले जाते। इसको एक बात कहा जाता है कि मैं उस पुस्तक में चला गया था भाई, खो गया। तो यहाँ पर भी वो क्या थे, पुस्तकों में रम गए थे, खो गए थे, उनके भीतर थे। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए किया। जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम उसमें बहुत ध्यान से पढ़ते, कोई कहता है मैं ये काम कर लूँ, तो हम सुनते हैं हाँ ठीक है कर लो, मतलब मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। शायद ऐसा ही राहुल जी ने किया हुआ, क्योंकि उनका इतना मन लग गया था कि वो पढ़ रहे थे, देख रहे थे, पोथियों को देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा मैं जाऊँ। उन्होंने भी कह दिया ठीक है जाओ। दूसरे दिन वह गए, मतलब वो कह रहे मैंने जाने के लिए बोल दिया क्योंकि अब मुझे पुस्तकों में मन लग गया। दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। अब वो तो पहले देखो 1 हफ्ता लगने वाला था, पर राहुल जी को जल्दी जाना था, तो उन्होंने क्या कह दिया नहीं जाना भाई। अब जब उनका मन किताबों में लग गया, उन्हें लगा चलो भाई ये दूसरे दिन गया है ना, अभी 2-3 दिन लगेंगे। उस दिन तो नहीं निकले, लेकिन वो जिस दिन दूसरे दिन गए थे ना, उसी दिन शाम तक, दोपहर के बाद वो क्या हुआ, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले गए। आ गया था, वापस आ गए। तिंगरी गांव से बहुत दूर नहीं था, मतलब वो कह रहे कि ये गया है मिलने, अपने यजमानों से मिलने गया, इसको भी टाइम लगेगा और मुझे भी यहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन नहीं लग पाए। वो उसी दिन क्या हुआ, दोपहर में वहाँ, दोपहर के बाद वहाँ से चले गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, अभी तिंगरी मुख्य तौर पर पहुँचे नहीं थे, रास्ते पर थे, बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया। देखिए जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको घूमना पसंद होता है, वो फिर सामान से नहीं कतराते, वो बोझा से नहीं कतराते, वो थकने से नहीं डरते, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय ही, उन्होंने मन ही बना लिया। और जब हम मन बना लेते हैं ना, तब कार्यों का संभव होना संभव हो जाता है, कार्य पूर्ण होते दिखते हैं, क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि मन बना लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और मन को हरा दिया तो आपको कोई नहीं जिता सकता। मन बनाइए, यदि आपने मन बना लिया ये काम करके ही रहना है, तो लाख आपके सामने परेशानियां आ जाए, आप काम पूरा कर लेंगे, टारगेट जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही राहुल जी का भी था। अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो चल पड़े। जो वहाँ के भिक्षु थे, तो उनसे उन्होंने, चूंकि किसकी बात हो रही थी, बुद्ध के वहाँ पर वचन किताबें थी, तो बुद्ध के जो भिक्षु थे वहाँ होंगे, भिक्षुओं से विदाई ली और राहुल जी आगे चल पड़े। अब देखिए यहाँ पर हमारे लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या था, पाठ था कि वो अब क्या चल पड़े, विदा हो गए और आगे निकल गए। यहाँ तक कि राहुल जी ने अपनी क्या थी, आपको कहानी वहाँ की यात्रा की सुनाई थी। अब लघुत्तरीय प्रश्न मैंने कुछ नहीं कहा, अभी को मैंने आपको सिर्फ 5 ही अभ्यास के लिए दिए हैं कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी एक लंबी श्रृंखला बनेगी और आपको बिल्कुल दी जाएगी, यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। अभी केवल कुछ देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न हमें, बाकी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। लेखक के मित्र सुमति कौन थे? कौन थे? शुरू में ही मैंने बताया था, यदि आप याद करेंगे, कि सुमति जो थे वो भिक्षु थे, है ना, उनका नाम उन्होंने सुमति यहाँ पर पाठ में दिया गया है, भिक्षु थे। यात्रा के दौरान लेखक चाय पीने कहाँ रुके थे, सबसे पहली चाय कहाँ पी थी उन्होंने? तो यहाँ पर यह भी ऐड हो सकता है कि लेखक ने यात्रा के दौरान पहली चाय कहाँ पी थी, तो वो पी थी वहां पर चीनी किले में, है ना, चीनियों का किला था। लेखक किस वेश में तिब्बत गए थे? अब वो भद्रपुरुष तो पहले गए हुए थे भाई, लेकिन अभी कब गए थे? तो ये भिखमंगों के वेश में गए थे, भिखारी के वेश में वहां पर ये पहुंचे थे। लंगोर के लिए लेखक ने किसकी सवारी की? जब लंगोर जाने लगे तो लंगोर के लिए किसकी सवारी की थी भाई? उन्होंने कुछ मांगा था, याद करिए, घोड़े मांगे थे भाई, हम नहीं चल पाएंगे, चढ़ाई है, हमको घोड़े चाहिए। लेखक को मंदिर जाने में कितनी हस्तलिखित पोथियां मिली थी? कितनी मिली थी? मैंने टिक भी करवाया था, 103 मिली थी। यस, ये देखिए 103 पोथियां हाथ की लिखी हुई। आगे देखते हैं, ये है प्रश्न अभ्यास, जो आपके पाठों के प्रश्न हैं, ये उसके यहाँ पर प्रश्न अभ्यास है, जिनको हम अभ्यास के तौर पर लेते हैं, क्योंकि जब हम पाठों को करते हैं, पाठों को पढ़ते हैं, तो कुछ प्रश्न अभ्यास के तौर पर दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप इनके उत्तर लिखेंगे। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पर पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला पाया। क्यों? याद करिए, भिखमंगों के वेश में आए तो अच्छा मिला, और भद्र पुरुष के आए थे सज्जन के रूप में तो अच्छा नहीं मिला था। मैंने कुछ बताया था आपको कि
एक तो जाना भी वर्जित था, लोग डरे हुए थे, और दूसरी उनकी मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता था। कुछ मनोवृत्ति ही ऐसी थी उनकी कि लोग उनको शायद नहीं आसानी से रहने दे पा रहे थे। थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंचने पर लेखक के मित्र सुमति के जान पहचान के आदमी थे, इसलिए उनको भिकमंगों के बेस में भी क्या मिल गया था, रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। किंतु पहले भद्रवेश होने के बाद भी उनको जगह नहीं मिली थी, क्योंकि एक तो भारतीयों का सीधा जाना वर्जित था। इस तरीके से वो व्यापार के रूप में जा रहे थे तो बात अलग थी, ऐसे कोई घूमने तो थोड़ा सा थे कुछ कानून। अथवा एक और कारण था कि उस समय लोगों की मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी थी कि डर था एक लोगों के अंदर कि शायद कुछ हो ना जाए, इसलिए एक बार उनको सज्जन में भी नहीं मिली, दूसरा सुमति की जान पहचान में क्या होता है कि कोई आता है, हमारा मित्र है, और उसने कहा कि यार भाई मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं रोक पाता, मेरा मित्र है, अच्छा मित्र है, बचपन के दोस्त हैं, क्या आप उसे रात भर रोकने दोगे, और आप भी अच्छे मित्र हो उसके, तो हम अपने मित्र पर भरोसा कर लेते हैं और हम उसे रुकने देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत अच्छे से रुकने देते हैं। ठीक है, ऐसी सुमति के पहचान के भी थे तो आराम से उनको रुकने जगह भी मिल गई थी। एक बड़ा कारण ये था। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का डर बना रहता था, भय बना रहता था। इस तरीके का दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तिब्बती यात्रियों को तिब्बत में किस बात का डर रहता था। अब सोचो क्या डर, किस बात पर डरते होंगे वो। तो अपन कुछ पहले ही सोच लेते हैं कि देखिए, एक तो वहां पर कानून नहीं था हथियार रखने का, लोग पिस्तौल को ऐसे बंदूक कैसे रखते थे जैसे हाथ में डंडा पकड़े हुए हो, ये पढ़ा था ना हमने, डंडा पकड़े हुए। अब बताइए ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो वो तो उड़ा देगा, हमको मार देगा, लूट लेगा, तो क्या होगा, इसलिए लोगों को डर बना हुआ था। ये तो होगा हमारा उत्तर। एक देख लेते हैं पूरा उत्तर। तिब्बत में हथियार कानून न होने के कारण लोगों को डाकुओं का भय रहता था, क्योंकि कानून न होने के कारण डाकुओं के लिए यह उचित स्थान था। कोई कानून नहीं, रुक जाओ भाई, यहाँ तो हम मारपीट कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, कोई कानून नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा, और मौत की सजा होगी भी तो कोई देखने नहीं आता था। अगर मौत की सजा भी मिलेगी, किसी ने कहा कि मैं इसको मार दिया, तो हम ऐसी जगह छुप जाएंगे, कोई नहीं आएगा यहाँ देखने। वैसे ही लोग डरे हैं, कौन हमें मौत की घाट उतारने आएगा कि चलो भाई इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो वो निश्चिंत थे। कानून न होने से लोग पिस्तौल बंदूक लिए घूमते थे, जिसका लोगों को डर रहता था। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर कानून न होने के कारण लोग हाथ में हथियार लेकर घूमते थे। डाकुओं की छुपने की उचित जगह थी, और डाकुओं को अपने मरने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको पता था यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। और इसी कारण कि पिस्तौल लेकर, बंदूक लेकर लोग घूमते थे, डाकू घूमते थे, लोगों को ये डर था। और इसका उत्तर देखिए जो यहाँ पर है, अच्छी बात है, आप इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पाठ में पढ़ा है, कुछ आपकी अपनी बातें जो आपने मुझसे सुनी हैं, जो पढ़ते समय आप भी अपने तरीके से कुछ जोड़ रहे होंगे, आप लिख सकते हैं। उत्तर सही लक्ष्य को छूना चाहिए, बस शब्द में हेर बदल हो सकता है, फिर बदल हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। जब ये लंगोर जा रहे थे ना, तो क्या हुआ था कि रास्ते में दूर भी हो गए थे। आप इसके साथ साथ जब अपनी किताब में भी इस पाठ को रीड करेंगे तो ये लंगोर में अपने साथियों से बिछड़ गए थे। उनके बिछड़ने का एक कारण था, मैं आपको बताऊं। उनको जो घोड़े मिले थे ना चढ़ाई करने के लिए, तो इनका जो घोड़ा था बड़ा धीमे चल रहा था, तो इनको दूसरे लोग इनको मिलने लगे थे, लेकिन इनके जो दोस्त थे ना, सुमति जैसे हुए या फिर और भी जो चल रहे होंगे, वो इनसे क्या हो गए थे, आगे निकल गए थे और ये पीछे रह गए थे। लेखक लंगोर के मार्ग पर साथियों से पिछड़ गया था, क्योंकि चढ़ाई और उतराई में उनका जो घोड़ा था वो धीमे चल रहा था, चढ़ने में भी और उतरने में भी। लेखक को लगा कि घोड़ा थक गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको जो घोड़ा मिला था ना, वो वास्तव में कैसा था, धीमे ही चल रहा था। घोड़ा उनका धीमे ही चल रहा था। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों से मिलने के लिए रोका, अनुमति नहीं दी थी, और बाद में दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। एक और प्रश्न बन सकता है कि लेखक के साथ तिंगरी में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने सुमति को अपने यजमानों से मिलने के लिए मना नहीं किया। देखिए, एक शेखर विहार में तो मना कर दिया था, तो दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है वो शेखर विहार का नाम ना ले और ये बोले कि तिंगरी में ऐसा क्या हुआ था कि वहां पर उनके यजमानों से उनको मिलने दिया गया। क्या हुआ था भाई, जरा पहले अपना याद करते हैं। कुछ मिल गया था ना उनको, जिसमें वो रम गए थे। जी हाँ, उनको मिल गई थी 103 हस्तलिखित पोथियां, जिसमें बुद्ध के वचन कैसे थे, अनुवादिक थे, और वो उनमें रम चुके थे और उन्होंने कह दिया जाओ, है ना। तो बस यही उत्तर है, देखिएगा।
दूसरी बार जाने से नहीं रोका क्योंकि तिंगरी में एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन के अनुवादिक जो 103 हस्तपोथियां थी, हस्तलिखित पोथियां थी, जिनमें मोटे कागज की थी वो पोथियां, और वो उन्हें देख रहे थे, देख और पढ़ रहे थे। उनका मन किताबों में रम चुका था, लग चुका था, लीन हो गए थे वो। इसीलिए सुमति को जाने दिया, क्योंकि जिससे वह कुछ और समय तक पुस्तकें पढ़ पाए। जाने दिया, इसको जाने देते हैं, बार बार पूछेगा, तब तक मैं अपनी पुस्तकों को पढ़ सकता हूँ। ये जब किसी को शौक होता है ना जिस वस्तु को करने का, जिस वस्तु को नहीं, जिस कार्य को करने का, वो उसमें अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहता है। और जिनको पढ़ने का शौक होता है वो तो एक किताब दूसरी किताब किसकी है, मैंने कौन सी नहीं पढ़ी, इसमें क्या नया होगा, ये जिज्ञासा होती है। तो ऐसे ही हमारे राहुल जी को भी लगी होगी। आगे देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। देखिए, पहला तो कहीं ना कहीं तो ये इंतजाम की थोड़ा था ना रुकने का, कि थोड़ी बहुत तो परेशानी आई होगी। नदियों पहाड़ों की परेशानी थी, गांव में एकदम सुनसान थे, तो ऐसी कुछ परेशानियां थी। क्या परेशानियां थी? तो उन्हें रहने की जगह आसानी से नहीं मिली, रास्ते ऊंचे नीचे थे, घोड़ा भी कमजोर था, डाकुओं का डर था, नदी पहाड़ और सुनसान रास्तों पर जाना जहां पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति का आना जाना नहीं था, ये उनकी कुछ परेशानियां थी। नदियां थी, जो कि नदियों का मोड़ बड़ा खतरनाक था, पहाड़ों का मोड़ खतरनाक था, डाकुओं का डर था, क्योंकि पिस्तौल लिए तो ऐसे घूमते थे जैसे डंडा हाथ में लिए हों। कहीं ना कहीं रहने के इंतजाम में भी थोड़ा सा तो परेशानी आई थी, क्योंकि भद्रवेश में जब आए थे तब तो हुई थी, तो वो भी उनका वर्णन तो उन्होंने किया ही है। तो ये कुछ यात्रा के दौरान आने वाली उनकी घटना, जो परेशानियां थी वो थी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जैसा यात्रा वृत्तांत पाठ में आया है उसके अकॉर्डिंग बताइए तिब्बती समाज कैसा था। अथवा ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि तिब्बत समाज की क्या विशेषताएं थी, अथवा लेखक ने तिब्बती समाज और जमीनों की व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो आपका अभ्यासिक किताब का है, 2 मैं आपके सामने लाई हूं कि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर एक ही होगा। मैंने इसमें जमीन वाला भी जोड़ दिया और ये हम इसमें भी जोड़ सकते तिब्बती समाज की विशेषताओं में, तो उत्तर एक ही होगा। क्या? तिब्बत समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं था, लोग आराम से घरों में जा सकते थे, और औरतें जो थीं, औरतों में पर्दा प्रथा नहीं थी। जाति पाति नहीं थी, छुआछूत नहीं था, औरतों में पर्दा प्रथा नहीं थी, अपरिचित लोगों के लिए घर में जाने की मनाही नहीं थी। वो औरतें घर में उन्हें अपरिचित लोगों को चाय दे देती थी, और यदि चाय में मक्खन गिर जाए तो आप स्वयं भी चाय पका सकते थे, बना सकते थे। ये वहां के समाज की कुछ। और यदि जमीन की बात करें तो वहां जमीनें जागीरदारों में बटी थी, और भिक्षु वहां की खेती का राजा होता था, जो कि भद्र पुरुष होता था। ये हो गए। यहाँ पर आप विशेषताओं में ये पूरा दे सकते हैं। जब आपसे जमीन की और तिब्बती समाज की बात आए तब भी आप पूरा दे सकते हैं, और जब आपको वहाँ की तिब्बती समाज कैसा था तब भी आप पूरा दे सकते हैं। छुआछूत, जाति पाति और पर्दा प्रथा नहीं थी। अपरिचित लोगों में भी इतना अपनत्व था लोगों के अंदर कि लोग उन्हें अपने घरों में आने देते थे, उन्हें चाय पिलाते थे, और कई बार जब उनकी चाय पसंद की ना बने तो उन्हें खुद बनाने का भी मौका दिया जाता था। अब पसंद की ना बने तब भी आप लिख सकते हो। मक्खन पड़ने का वहाँ रिवाज था, और मक्खन को यदि नहीं पीना है, जो व्यक्ति मेहमान के रूप में आया है, तो वो भी अपना चाय बना सकता था। इस तरीके के भी आप शब्दों का इस्तेमाल करके अपना उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जब हम पाठ पढ़ लेते तो उत्तर कितने आसान लगते हैं। अब यहाँ तक तो हमारे प्रश्न हो गए। उन मुख्य प्रश्नों को आपको दिया गया है जिन प्रश्नों को आपसे पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपना कुछ महत्व रखते हैं। भाषा अध्ययन, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। देखिए, उन्होंने भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है कि कोई बात होती है जिसको हम कई प्रकार से कहते हैं। हमने कई प्रकार से कहा कि वो जा रहा था लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया, मेरी बात नहीं हो पाई। वो गया और मैं बात ही नहीं कर पाया। वो जा रहा था इसलिए बात नहीं हो पाई। मैंने बात करने की सोची पर वो जा रहा था। ऐसे करके बात हो जाती है। तो सुबह होने से पहले हम गाँव में थे। अब यहाँ पर देखिए, सुबह होने से पहले जो बात आई है उस बात को इस तरीके से लिया गया है, इस तरीके से लिया गया है कि यहाँ पर देखिए, सुबह है, सुबह होने, और पौ फटने, और तारों की छांव के रहते रहते, तीनों में एक ही बात निहित है। सुबह होने से पहले मतलब जब सुबह नहीं हुई थी पूरे तरीके से, कुछ सुबह होने में समय रह गया था। पौ फटने से पहले, पौ फटना मतलब सुबह होना, तो पौ फटने से पहले भी मतलब सुबह होना।
तारों की छांव रहते रहते, मतलब जब सुबह होने से पहले तारे रहते हैं आसमान में, तो तारों की छांव रहते रहते। अब कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं सुबह होने से पहले के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव में थे। हो गया ये बात। अब उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखिए। अब इस वाक्य को हमको लिखना है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो इस तरह इसको कैसे कहा गया है, कैसे आप उनको कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी करके देखिए और आगे देखिए। मालूम नहीं पड़ता था कि घोड़ा चल ही रहा है या नहीं। पता नहीं घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पता नहीं यह घोड़ा आगे चलता है और कभी पीछे। ऐसा भी हम बोल सकते, जान नहीं पड़ता है, पता नहीं चलता है, मालूम नहीं होता है घोड़ा चल भी रहा है या नहीं, मालूम नहीं होता है घोड़ा चलता है, कभी चलता है तो कभी रुक जाता है। तो ये क्या है, ये इसको आप और भी तरीके से, आप अपने तरीके से भी, यदि आपको लगता है कि आप मालूम नहीं, पता नहीं, ना जाने भी कर सकते। देखिए यहाँ पर एक और मैं शब्द बताऊंगी, हम पता नहीं की जगह एक और जोड़ सकते हैं कि आप यहाँ पर कह सकते हो ना जाने, ना जाने लिख सकते हो। एक अभी अभी की बात है, ना जाने हम लिख सकते हैं कि ना जाने यह घोड़ा आगे चलता है कभी पीछे चलता है। तो ये ना जाने शब्द जोड़ सकता है, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जहां आपको एक नया शब्द मिलता है तो वहां आप अपने अनुसार भी वाक्यों को बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगला प्रश्न है जो हमारे भाषा अभ्यास वाले ही है। ऐसे शब्द जो किसी अंचल क्षेत्र होता है ना, किसी क्षेत्रीय विशेष वाला, इसको अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आंचलिक कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जिन शब्दों को बोला जाता है उनको आंचलिक शब्द कहते हैं। उस अंचल के अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस एरिया में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको आंचलिक शब्द कहते हैं। तो आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से कुछ आंचलिक, देखिए राहुल जी तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं तो वहां भी सुमति ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जिनका राहुल जी ने भी किया होता, और राहुल संस्कृतन ने अपने भी कुछ शब्दों को जोड़ा होगा, तो वो आंचलिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर है। तो देखिए जरा, और वहां के ज्यादा हैं जो तिब्बतीय भाग में ये गए हुए थे, चूंकि भिकमंगे बन के गए थे ये, तो कुछ शब्द उन्हें वहां के उपयोग में लाने होंगे। देखिए जरा, पाठ में आंचलिक शब्द कुची कुची। कुची कुची यहाँ पर होता है दया दया, है ना। वो भिकमंगे थे ना, तो यहाँ पर पाठ में आया कि कभी कभी हम लोगों से ना, जैसे हमें डाकू मिल गए, कुछ मिल गए, तो हम उनको कुची कुची करके बोलते थे, मतलब दया के भाव से कि कुछ दे दो। तो दया दया होता है कुची कुची का। भीटी जो ऊंचाई वाला भाग होता है। थुप्पा, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो थुप्पा मिलता था वो कैसा था, नॉनवेज भोजन मिलता था। खोटी जो केटली नुमा जो बर्तन जिसमें चाय रखी जाती है, उसको खोटी। राहदारी होता है, तो राहदारी जो टोल टैक्स जिसे हम मान सकते हैं, जो रास्ते पे चलने का जो टैक्स होता है। और भरिया होता है जो भाड़ ढोने वाला कुली है। तो इस तरीके के कुछ आंचलिक जो क्षेत्रीय भाषा के वहां के विशेष शब्द रहे होंगे, उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है जो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है कि पाठ में कागज, अक्षर और मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। मोटे कागज में लिखी हुई हस्तलिपि, तो कागज के आगे मोटा लगा हुआ है, तो यहाँ कागज की क्या हो गई वो विशेषता बता रहे हैं। अक्षर के आगे अच्छे लगा हुआ, अच्छे अक्षर, अच्छे अक्षरों में लिखी हुई। मैदान के आगे विशाल लगा हुआ है। पहाड़ के आगे ऊंचा लगा रहता है, या फिर पहाड़ के जो किनारे हैं नुकीले लगे हुए हैं, नुकीला पहाड़, है ना। नदी तो हम कह देते हैं चंचल नदी, गहरी नदी, स्वच्छ नदी, है ना। तो ये क्या हो जाती है, विशेषताएं हो जाती हैं। तो इन शब्दों में उनकी विशेषताएं उभर कर आती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। पाठ में कुछ ऐसे ही और भी शब्द छांटिए, होंगे बिल्कुल जो विशेषता बता रहे हो, तो जरा आप भी छांटिएगा और यहाँ मैंने भी कुछ छांटे हुए देखिएगा। बहुत पिछड़ना, पीछे तो हुए लेकिन कैसे हुए, बहुत पीछे हो गए। धीमे चलना, चल तो रहे हैं लेकिन उसकी विशेषता क्या है, तेज की धीमे, धीमे चलना। कड़ी धूप, धूप तो है, देखिए कभी नरम धूप, बारिश के मौसम में धूप नहीं है, फिर हम कहते हैं हल्की धूप है, फिर हम कहते कड़क धूप है, फिर हम कहते सुनहरी धूप है। सर्दियों के मौसम की धूप हमें बड़ी सुनहरी लगती है, ये धूप की विशेषताएं हो जाती हैं। खुफिया विभाग, अब विभाग कई तरह के होते हैं, है ना। सुरक्षा विभाग, फिर हमने कह दिया कि ये
सामान को, जैसे खुफिया विभाग हो गया, फिर हम कहते हैं ये नेत्र विभाग है, जैसे हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो नेत्र विभाग है। हम स्कूलों की तरफ बात करें तो हम कह देते हैं ये क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट विभाग हो गया, तो ये आपका यहाँ पर अकाउंट जिसका आप कहते हैं ना, तो आप कहते हैं ये लेखा जोखा वाला विभाग हो गया। एक विभाग जिसमें बट जाता है कोई भी काम विशेष के लिए, जो एक क्षेत्र, जो एक एरिया, जो एक विभाग, जो एक टीम बनाई जाती है वो विभाग के नाम पे आती है। तो यहाँ पर एक विभाग की विशेषता दी, कौन सा विभाग है भाई, खुफिया विभाग है। खुफिया विभाग मतलब जो गुप्त बातों की जानकारी रखता है, जो कि जासूसी वाला जो काम करता है, खुफिया विभाग। छोटे बड़े जागीरदार, जागीरदार तो हैं पर कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं या छोटे बड़े हैं, तो छोटे बड़े जागीरदार, जागीरदार की ये विशेषता है। भद्र पुरुष, पुरुष कैसा, अभद्र है, असज्जन है, दुष्ट है, चालाक है, होशियार है, निपुण है, भद्र है, क्या है, तो ये पुरुष की विशेषता हो गई। बलवान है, शक्तिमान है, क्या, तो ये क्या है, ये पाठ में आए हुए ऐसे शब्द हैं जो कि विशेषता बताते। और देखिए जितने आगे लगे हुए हैं ये सारे के सारे विशेषण हैं जो पीछे वाले शब्द की संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो ये आपके यहाँ पर विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और यहाँ पर जाकर जो हमारा पाठ है ये उसी के ये शब्द थे जो आगे आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ है वो समाप्ति की ओर था और समाप्त हो चुका है। हमने पाठ 2 पढ़ा ल्यासा की ओर, जिसमें हमने पाठ में जाना कि राहुल सांस्कृतायन जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक में आते हैं, उन्होंने तिब्बत की यात्रा में कितने क्षेत्रों का बताया, कैसे कैसे वहाँ पर जनजाति मतलब कैसी जातियाँ थी, कैसे लोगों के समाज मित्र थे, लोगों का कैसा समाज था, क्या उसकी विशेषताएं थी, वहाँ का जो क्षेत्र था वो किस तरीके का था, ऊपर नीचे, इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने 2 मंदिरों का भी वर्णन किया। ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, समझी। और एक प्रश्न मैंने भी आपको दिया था, उस प्रश्न को भी आप याद रखना कि बार बार ये जो सुमति के यजमान परिचय जो परिचित लोग मिल जाते थे वो क्यों मिल जाते होंगे, कैसा उनका व्यवहार होगा, ये प्रश्न का उत्तर भी मुझे आप लोगों से चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ देंगे, तो आप देंगे जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं हमारे स्टेप अप एकेडमी के कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ का उत्तर भेजेंगे कि ये उत्तर है इस प्रश्न का। और इसके अलावा क्या शंकाएं हैं तो आप हमारे उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। और केवल हिंदी का ही नहीं और केवल कक्षा 9वीं का ही नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं के सभी बोर्ड्स के यहाँ पर पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, सारी शंकाओं का निवारण किया जाता है, वो भी अच्छे अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, बहुत ही सरल तरीके से। साथ ही इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे होंगे नीट, क्लेट, जेई जैसे और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बहुत सारी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और बहुत अच्छे टीचर्स के माध्यम से कराई जाती है, शिक्षकों के माध्यम से करवाई जाती है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी से जुड़े रहिए, इस पर विजिट करते रहिए। विजिट करने का माध्यम रहेगा हमारे चैनल का जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, इस पर विजिट कीजिए। जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं बल्कि इससे और बढ़ चढ़ कर आपको यहाँ पर सामग्री उपलब्ध होगी। तो इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।